तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पीडियाट्रिक नर्स इज परफॉर्मिंग ए रूटीन असेसमेंट ऑफ ए 1 month ओल्ड इन्फेंट ड्यूरिंग वेल बेबी विजिट एट द प्राइमरी केयर क्लिनिक। कि एक नर्स जो है वो 1 महीने के बच्चे का असेसमेंट कर रही है एक क्लिनिक पर। तो क्या है, द इन्फेंट्स मदर रिपोर्ट नो कंसर्न एंड स्टेट दैट द बेबी हैज़ बीन फीडिंग वेल एंड हैड रेगुलर बावल मूवमेंट। और बच्चे की माँ बता रही है कि वह अच्छे से फीडिंग करता है और साथ में उसके बावल मूवमेंट जो हैं वो भी ठीक रहते हैं। अपॉन असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वारंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द नर्स। लेकिन इनमें से नीचे दी गई फाइंडिंग में से कौन सी ऐसी फाइंडिंग मिलेगी कि नर्स को और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन है एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, इरेगुलर ब्रीदिंग रेट, इंस्पायरेटरी ग्रंट, डिक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हार्ट रेट, नेजल फ्लेयरिंग, साइनोसिस और एसिमेट्रिकल मूवमेंट। तो बताओ भाई, हमें नीचे वाली कौन सी फाइंडिंग मिले कि हमें और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो देखो, पीडियाट्रिक जो बच्चे जो होते हैं उनमें एब्डोमिनल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। इरेगुलर ब्रीदिंग रेट, यस, ये भी बच्चों में जो ब्रीदिंग रेट है वो इरेगुलर रहती है। जब बच्चा सो रहा होता है तो अच्छी रहती है, जब रो रहा होता है तो ज़्यादा होती है। लेकिन क्या इंस्पिरेटरी करंट रहता है? नहीं। 1 नंबर। इंक्रीज हार्ट रेट विद द क्राइंग, यस, जब बच्चा रोता है तो हार्ट रेट उसकी बढ़ती है, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। नेजल फ्लेरिंग रहता है? नहीं रहता, ये एक अब फाइंडिंग है। साइनोसिस नॉर्मल बेबी में होता है? नहीं, ये भी अब फाइंडिंग है। और एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट होते हैं, इंटरकोस्टल, ये रिटक्शन बता रहा है एक तरीके से, ये भी नहीं रहते हैं। तो देखो, इंस्पिरेटरी ग्रंट, नेजल फ्लेयरिंग, साइनोसिस और एसिमेट्रिकल मूवमेंट जो है वो साइन एंड सिम्टम हैं किसके? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। किसके? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, और अगर ये मिलता है तो एक नर्स को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। ए 15-year-old female with a history of the depression is rushed to the emergency department after ingesting 15 tablets of the maximum strength of acetaminophen 45 minutes ago in a suicidal attempt। देखो भाई, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक डिप्रेशन का 15 ईयर की ओल्ड फीमेल है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, और क्या हिस्ट्री लेके आई है कि 15 टैबलेट की, वो 15 टैबलेट जो हैं एसिटामिनोफेन की, मीन्स पीसीएम की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की पीसीएम की टैबलेट जो है उसने खा ली है। द पेशेंट वाइटल साइन आर स्टेबल, पेशेंट के वाइटल साइन अभी स्टेबल हैं, बट सी इज़ विजिबल एंग्जियस एंड टीयरफुल, बट वो एंग्जाइटी में है और रो रही है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड रिटन सेवरल ऑर्डर टू मैनेज द सिचुएशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बहुत सारे मैनेजमेंट करने के लिए लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड द नर्स प्रायोरिटाइज एंड कैरी आउट फर्स्ट। लेकिन उनमें से नर्स ने ये चारों ऑर्डर लिखे हैं, ये मान लो कि ये चारों ऑर्डर जो हैं वो लिखे हैं, बट उनमें से प्रायोरिटी क्या देनी है? प्रायोरिटाइज फर्स्ट, की पहली प्रायोरिटी पे अपने को क्या रखना है। ऑप्शन ए बोल रहा है क्या हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एसिटाइल सिस्टीन देंगे।
ऑप्शन 3 कह रहा है कि उसको डेक्सट्रोज लगा दो, और ऑप्शन 4 कह रहा है कि क्या पेशेंट को एक्टिवेटेड चारकोल मिक्स वाटर दिया गया है या नहीं। तो इनमें प्रायोरिटी देनी है, हमें सेलेक्ट ऑल अप्लाई नहीं करना है, प्रायोरिटी देनी है किसी एक ऑप्शन को। क्या हम गैस्ट्रिक लवाज करने वाले हैं प्रायोरिटी पे, या एसिटाइल सिस्टीन देने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि उसने क्या इंजेक्ट कर लिया है, ये एक पॉइजनिंग का केस है, और पॉइजनिंग के केस में हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है एंटीडोट देने की। क्या रहती है? एंटीडोट। तो एंटीडोट जब हम देंगे तो एसिटामिनोफेन की पीसीएम जो है उसका एंटीडोट क्या है? एसिटाइल सिस्टीन। क्या है? एसिटाइल सिस्टीन। तो एसिटाइल सिस्टीन मीन्स ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 68-year-old male with history of the hypertension and diabetes, कि एक 68 साल का बंदा है जिसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, अंडरगोन ए कार्डियक कैथेटराइजेशन, वो कार्डियक कैथेटराइजेशन उसका हुआ है, टू इवेलुएट पोटेंशियल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ही हैज़ नॉन एलर्जी ऑफ द आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, और उसको एलर्जी हिस्ट्री है आयोडीन वाले जो भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं उनसे, विच रिक्वायर प्री मेडिकेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामिन, और अगर उसको आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट से अगर एलर्जी है तो उसको प्री मेडिकेशन हमने दे दिया था। क्या क्या दे दिया था? कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन जो हैं उसको दे दी गई हैं। द प्रोसीजर वार सक्सेसफुल, और प्रोसीजर बिल्कुल सफल रहा, बट द पेशेंट एक्सपीरियंस ब्रीफ हाइपोटेंशन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, लेकिन जब हमने उसको कॉन्ट्रास्ट मटेरियल दिया तो उसका हल्का सा उसको क्या हुआ? हाइपोटेंशन हुआ। ठीक है। द पेशेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट फॉर ऑब्जर्वेशन, और पेशेंट को जो है हमने कार्डियक यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया है, एंड नर्स इज़ अवेयर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अराइज इन इनिशियल 24 आवर पोस्ट प्रोसीजर, और नर्स को पता है कि शुरुआती 24 घंटे में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद। विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स मॉनिटर क्लोजली ड्यूरिंग द पीरियड, और इन 24 घंटों में एक नर्स जो है उसको कौन से कॉम्प्लिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो वो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि परसिस्टेंट एंजाइना डेस्पाइट बीइंग एट रेस्ट एंड रिसीविंग नाइट्रोग्लिसरीन, कि पेशेंट को अगर मिस परसिस्टेंट एंजाइना रहे 24 घंटे में, शुरू वाले 24 घंटे में, जबकि पेशेंट को हम नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं। दूसरा है थ्रोम्बस फॉर्मेशन लीडिंग टू डिक्रीज पेरिफेरल पल्स एंड साइनोसिस, या फिर हम उस सिम्टम पे ध्यान देंगे जहाँ पे एक थ्रोम्बस डेवलप होता हो, और थ्रोम्बस के जो पेरिफेरल पल्स है वो डिक्रीज हो गई है और वहाँ पे साइनोसिस डेवलप हो गया है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डिजीनेस अकम्पनेड बाय ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर वाइल स्टैंडिंग, कि जब पेशेंट खड़ा होता है तो सडन बीपी जो है उसका डिक्रीज होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है ग्रेजुअल डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विद नो अदर सिम्टम, या फिर उसका बीपी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और साथ में और कोई सिम्टम उसके नहीं आएगा। तो वो ऑप्शन को समझो और इसका आंसर दो। क्वेश्चन समझ में आ गया था? क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो देखो, कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, वहाँ पे पोस्ट 24 आवर जो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। परसिस्टेंट एंजाइना है, कोई बात नहीं, उसका हमने जो है कोरोनरी आर्टरी का काट ये क्या कैथेटराइजेशन कर दिया है, तो ये कॉम्प्लिकेशन शुरू वाले 24 घंटे में नहीं होता है। डिजीनेस ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जब पेशेंट खड़ा होगा तो उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है वो हो सकता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, अब नॉर्मल नहीं है। और अगर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ब्लड प्रेशर अगर कम होता है
तो और कोई सिम्टम नहीं आता, जबकि जब बीपी कम होता है तो हमेशा और सिम्टम आते हैं। क्या आता है? टेकीकार्डिया ज़रूर आता है। अगर बीपी कम होगा तो साथ में टेकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया, नंबर 4। नंबर 1 कट गया और नंबर 3 नॉर्मल है, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर 2 कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो उसके पेरिफेरल में पल्स जो है वो फील नहीं होगी और वहाँ पे साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। तो अगर ये वहाँ देखने को मिलता है तो श्योर सी बात है कि वो एक अबनॉर्मल चीज़ है, तो उसके ऊपर हमें प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन क्या है? ए 43-year-old मेल विद ए हिस्ट्री ऑफ द recurrent renal calculi is admitted in the emergency department presenting with severe left flank pain regarding to the groin and nausea and episode of vomiting। कि एक पेशेंट है, रिनल कैलकुलाई की हिस्ट्री है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है कुछ सिम्टम्स लेके। पहला सिम्टम क्या है? सीवियर लेफ्ट फ्लैंक पेन, जो कि ग्रोइन तक जा रहा है, साथ में उसको नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है। ठीक है। ही आल्सो रिपोर्ट बर्निंग एंड अर्जेंसी ड्यूरिंग यूरिनेशन, साथ में उसको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, अर्जेंसी सेंसेशन हो रहा है। हिज वाइटल साइन रिवेल, उसके वाइटल साइन कह रहे हैं कि 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। ब्लड प्रेशर उसका 140/90 है और पल्स जो है वो 100 है। रेस्पिरेटरी रेट 20 है। द क्लाइंट इज विजिबली एंग्जियस एंड अनकंफर्टेबल ड्यू टू सीवियरिटी ऑफ पेन, कि पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है पेन की वजह से। द नर्स इज असाइंड टू केयर द पेशेंट एंड मस्ट प्रायोरिटाइज द नर्सिंग गोल टू एंश्योर ऑप्टिमल केयर। तो नर्स को जो है प्रायोरिटी बेस पे क्या केयर देनी है? विच नर्सिंग गोल शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, तो आप कौन से नर्सिंग गोल को टॉप प्रायोरिटी देने वाले हैं? ठीक है। वैसे प्रायोरिटी हालांकि क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है, देखो सिम्टम में भी सबसे पहले उसने क्या लिखा है? फ्लैंक पेन। ठीक है, और आगे उसने लिखा है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल है ड्यू टू पेन। और नर्सिंग गोल जो है हमेशा हमारा वही होता है कि जो सिम्टम सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कर रहा है उसको सबसे पहले ट्रीट करो। ठीक है, तो आंसर श्योर सी बात आपको पता ही हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम सबका रैशनल देख लेते हैं। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि उसका बीपी जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है डिहाइड्रेशन का पेशेंट नहीं है। कंट्रोल नोजिया, नोजिया जो है हाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो है ये इतना डिस्कम्फर्ट मेरे ख्याल से नहीं कोच करेगा यहाँ पे। मैनेज पेन, ये अपना प्रायोरिटी बेस्ड जो है वो नर्सिंग गोल है ही, क्योंकि उसको पेन ज़्यादा हो रहा है जिस वजह से उसको क्या हो रहा है? डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यस अपना गोल होगा, बट ये प्रायोरिटी बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, मैनेज पेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए कम्युनिटी हेल्थ फेयर, ए कम्युनिटी हेल्थ विजिट पे द ब्लड प्रेशर ऑफ ए 62-year-old क्लाइंट वाज 60/96 mm ऑफ Hg, कि एक पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया है जो इतना आया है। बट द क्लाइंट स्टेट, लेकिन वह क्लाइंट कह रहा है, क्या कह रहा है? माई ब्लड प्रेशर इज यूजुअली मच लोअर, कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो मोस्टली कम ही रहता है। इसका मतलब वो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि इतना बीपी कैसे आ गया, मेरा तो बीपी नॉर्मल रहता है, कम रहता है, इतना नहीं आना चाहिए। तो पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है, सब्जेक्टिव डाटा दे रहा है कि मतलब कि मेरे इतना वो नहीं रहता है बीपी। तो हम क्या करेंगे? टू गेट ए ब्लड प्रेशर चेक विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट, क्या हम 15 मिनट में दोबारा बीपी रिपीट करेंगे? ऑप्शन बी कह रहा है चेक ब्लड प्रेशर अगेन इन 2 मंथ, क्या हम उसके 2 महीने बाद उसको बुलाएंगे और उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे? सी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, या फिर ये कोई इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ पे हम अपने को फिजिशियन को नोटिफाई करने की ज़रूरत है। विजिट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विद इन 1 वीक फॉर ए बीपी चेक,
या फिर हम उसको ये बोलेंगे कि 1 वीक के बाद दोबारा आप अपना बीपी चेक करना। तो देखो, 2 महीने वाला और ये जो इमरजेंसी में फिजिशियन को दिखाने वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो गए, बी और सी। ये इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। विजिट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विद इन 1 वीक, 1 वीक बाद उसको हम क्यों बुलाएंगे? जबकि ऑप्शन जो है वो ये ठीक रहेगा कि हम उसका अगले 15-20 मिनट में दोबारा से एक बार बीपी रीडिंग ले लें कि उस समय क्या आती है। हो सकता है कि जब पेशेंट अपने पास में आया वो रस में आया हो, या उसको वाइट कोट सिंड्रोम हो, उस वजह से उसका बीपी बढ़ गया हो, या वो किसी प्रकार की एंजाइटी में हो जिससे उसका बीपी बढ़ गया हो। तो हमारा जो है प्रायोरिटी पे ऑप्शन ये रहेगा कि उसका 15 मिनट में दोबारा से एक बार हम बीपी चेक कर लें और फिर देखें कि फिर कितना आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट कम टू द क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट pelvic inflammatory disease. The nurse recognized that the condition most frequently follow the which type of the infection. कि एक लेडी जो है वो यहाँ पे पीआईडी के लिए आई है, और एक नर्स जो है वो जानती है कि पीआईडी जो है वो किस प्रकार का इन्फेक्शन है। तो क्या वो ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन है, क्या वो क्लेमाइडिया है, क्या वो स्टेफाइलोकोकस के द्वारा होता है, या फिर वो स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। तो देखो, ट्राइकोमोनियासिस जो है वो मोस्टली एसटीडी कोज करता है, ठीक है, ना कि पीआईडी। जबकि क्लेमाइडिया जो है वो पीआईडी कोज करता है, मोस्ट कॉमन कोज है। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो मोस्टली जो है पीआईडी कोज नहीं करते, और अगर कोज भी करते हैं तो वेरी रेयर केस है कि जहाँ पे ये कोज करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन बी, कि क्लेमाइडिया जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से उसको जो है बार बार क्या हो रहा है, पीआईडी हो रहा है। अगर यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पूछा होता तो इसका आंसर होता ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज परफॉर्मिंग ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट पोस्ट राइट सीवीए कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, और स्ट्रोक का पेशेंट है, सीवीए का पेशेंट है। विच फाइंडिंग इज ऑब्जर्व बाय द नर्स वुड वारंट इमीडिएट एक्शन। कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग मिले जिस पे हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहला है डिक्रीज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वहाँ पे प्रॉपर नहीं है। लॉस ऑफ द ब्लैडर कंट्रोल, या फिर जो है पेशेंट का ब्लैडर कंट्रोल में नहीं है, इनकॉन्टिनेंस है वहाँ पे। अल्टर्ड सेंसरी टू स्टिमुलाई, कि उसका जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होने की वजह से जो है स्टिमुलाई के प्रति वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। या पेशेंट इमोशनल लाइबिलिटी है, कि पेशेंट जो है वो इमोशनल स्टेबल नहीं है। तो देखो, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट जो है उसका सबसे इमीडिएट जो फीचर है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होता है? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, सीवीए में जो है बी और सी भी देखने को मिलते हैं, बट इन पे हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रायोरिटी बेस पे देखें तो हम किस पे जाएंगे? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हु हैज़ रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इन ए पीडियाट्रिक क्लिनिक वेयर ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट। कि एक बच्चा जो है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है। विच लेटर फाइंडिंग ऑफ द डिजीज वुड द नर्स नॉट एक्सपेक्ट टू सी द सेम। कि इनमें ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स को अगर मिले तो वो एक्सपेक्ट नहीं करती। मीन्स सीधा सा मतलब है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिम्टम नहीं है, ये पूछ रहा है। एक्सेप्ट पूछा है इसने, यहाँ पे लैंग्वेज घुमाया है। तो पहला है पॉजिटिव स्वेट टेस्ट, ये तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक सिम्टम है। बल्कि ग्रीस स्टूल, ये भी सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो है एक सिम्टम है। मोस्ट प्रोडक्टिव कफ, ये नहीं है। मेकोनियम इलियस, ये भी सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है उसका एक सिम्टम है। तो यहाँ पे क्या मिले कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर इसके साथ में ये मिला है तो हो सकता है कि उसको कॉमन कोल्ड है या और कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी है मेकोनियम इलियस के सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ में। बट ये जो है प्रोडक्टिव कफ जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का साइन सिम्टम नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिपेयर ए क्लाइंट फॉर एक केयूबी रेडियोग्राफी टेस्ट। कि एक पेशेंट है, उसका किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे होना है, ठीक है। तो हम क्या प्रिपरेशन करेंगे? क्लाइंट मस्ट बी एनपीओ फॉर द एग्जामिनेशन। क्या पेशेंट को हम एनपीओ रखेंगे? एनिमा टू बी एडमिनिस्टर प्रायर टू द एग्जामिनेशन।
क्या हम पेशेंट को एनिमा देंगे? मेडिकेट क्लाइंट विद फ्रूसेमाइड 20 mg IV 30 मिनट प्रायर टू द एग्जामिनेशन। क्या हम उसको 30 मिनट पहले 20 mg फ्रूसेमाइड देंगे ताकि उसका जो ब्लैडर है वो खाली हो जाए? नो स्पेशल ऑर्डर आर नेसेसरी फॉर दिस एग्जामिनेशन। या फिर इस एग्जामिनेशन के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, पेशेंट को सीधा बुलाएंगे और उसका जो भी रेडियोग्राफी टेस्ट है वो कर देंगे। तो देखो, रेडियोग्राफी टेस्ट जो है वो कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है जहाँ पे अपने को एमपीओ रखने की ज़रूरत हो, तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिक हट गया। एनिमा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोई रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन उसको देने की ज़रूरत नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, कि पेशेंट जो है उसको बुलाएंगे और सीधा उसका जो है रेडियोग्राफिक टेस्ट हम कर देंगे। ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जहाँ पे अपने को कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, ए ट्राइज नर्स हैज दीज 4 क्लाइंट अराइव्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद इन 15 मिनट। कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 15 मिनट के अंदर 4 पेशेंट अपने को मिल गए हैं। विच क्लाइंट शुड द ट्राइज नर्स सेंड बैक टू द सीन फर्स्ट। कि यहाँ पे ट्राई सिस्टम लागू किया है यहाँ पे कि 4 पेशेंट आए हैं और ट्राइज के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कैसा पेशेंट जो है उसको हम पहले देखेंगे, प्रायोरिटी किस पेशेंट को हम देंगे। पहला है, ए 2 month old इन्फेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ द रोलिंग ऑफ द बेड एंड हैज बल्जिंग फंटानेल वाइल क्राइंग। कि एक 2 महीने का बच्चा आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उसका बल्जिंग फंटानेल है, ठीक है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। या फिर ए टीनेजर हु हैड गोट ए साइंड बियर्ड वाइल कैंपिंग। या फिर एक छोटा बच्चा है, एक कोई टीनेजर है, जब वो कैंपिंग करने गए थे तो बियर ने उसको काट लिया है। नंबर 3, एन एल्डरली क्लाइंट विद कंप्लेंट ऑफ फ्रीक्वेंट लिक्विड ब्राउन कलर स्टूल। एक एल्डरली क्लाइंट है और वो कह रहा है कि मुझे फ्रीक्वेंट कलर जो है ब्राउन कलर का स्टूल आ रहा है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ए मिडिल एज क्लाइंट विद इंटरमिटेंट पेन बिहाइंड द राइट स्केपुला। या फिर एक मिडिल एज का पर्सन है जिसको राइट स्केपुला के नीचे पेन हो रहा है, तो उनको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले ऐसा कौन सा केस है जिसको हमें देखना है। तो देखो, बल्जिंग फंटानेल इतनी इमरजेंसी नहीं है कि जहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए। एक एल्डरली पेशेंट जो कि ब्राउन स्टूल पास कर रहा है उसको इतनी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर राइट स्केपुला पेन जो है उसको भी हम बाद में हम देख सकते हैं। बट ऐसा पेशेंट जिसको बियर ने काटा है उसके लिए प्रायोरिटी देना है, क्योंकि बियर अटैक जब भी होता है तो मोस्ट कॉमन जो है वो गर्दन जो है, नेक जो है वहाँ पे अटैक करते हैं। तो हो सकता है कि उसको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी उत्पन्न हो। इसके लिए हमें जो ऑप्शन बी है उसको प्रायोरिटी देनी होगी, कि जिसको बियर जो है वाइल कैंपिंग, जब वो कैंपिंग कर रहे थे तो बियर ने हमला किया, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन एक्सटर्नल फीडिंग टू ए क्लाइंट वाया ए नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब। कि पेशेंट को एनजी ट्यूब जो है उसके द्वारा फीडिंग हमें देनी है। दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन टू द नर्स इज। नर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है। देखो, मोस्ट वर्ड लग गया है, ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इम्पोर्टेंट हो ये सारे ही होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं कि इनमें से कम 2 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट देंगे, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी वाइज दो एक्शन है वो हमें क्या करना है। पहला है, वेरीफाई करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। की फीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें करेक्ट प्लेसमेंट देखना है कि क्या वो स्टोमक में है या फिर ट्रैकिया में है। चेक द फीडिंग सॉल्यूशन मैच द डाइटरी ऑर्डर। कि डाइटरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है कि नहीं, भाई देखना है, क्यों नहीं देखना है। एस्पायरेट एब्डोमिनल कंटेंट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द लास्ट फीडिंग रिमेनिंग इन स्टोमक। यस, ये भी करते हैं कि लास्ट हमने फीडिंग दिया था उसका कितना अमाउंट बाकी है, ये हम देखते हैं। एंश्योर द फीडिंग सॉल्यूशन एट द रूम टेम्परेचर। और हम ये भी एंश्योर करते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो फीडिंग सॉल्यूशन है वो हमने बनाया है क्या, वो इतना जो है हॉट नहीं होना चाहिए कि अंदर जो है बर्न कोज करे, ठीक है।
लेकिन अब देखो, मैंने बोला था कि ये चारों ही जो है वो मोस्ट हैं और ये चारों ही एनजी फीडिंग में हम लेते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? सबसे, बाकी तो बाद की चीज़ें हैं, पहला ये है कि करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब की। ट्यूब जो है वो करेक्ट प्लेस है कि नहीं, वो स्टोमक में जो है वो है कि नहीं। हो सकता है कि वो पुल आउट हो गई हो और माउथ में हो, जिससे कि वो पेशेंट जो है जब हम देंगे एनजी फीडिंग तो वो एस्पिरेट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स प्रिपेयर टू केयर फॉर ए 4 ईयर ओल्ड न्यूली एडमिटेड फॉर रेब्डोमायोसार्कोमा। कि एक 4 ईयर का बच्चा जो है न्यूली एडमिट हुआ है विद द डिजीज कौन सी? रेब्डोमायोसार्कोमा। द नर्स शुड अलर्ट द स्टाफ टू पे मोर अटेंशन टू द फंक्शन ऑफ द विच एरिया ऑफ द बॉडी। तो नर्स स्टाफ को क्या बोलेगी कि कौन से जो फंक्शन हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है ऑल स्ट्राइटेड मसल्स, कि जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। द सेरिबेलम या किडनी या फिर लेग बोन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रेब्डोमायोसार्कोमा होता क्या है। तो रेब्डोमायोसार्कोमा जो है वो स्ट्राइटेड जो मसल्स हैं उनका कार्सिनोमा होता है। मसल्स का कार्सिनोमा है ये, ठीक है। और मसल्स कौन सी? मोस्टली हेड एंड नेक की जो मसल्स हैं वहाँ का कार्सिनोमा है, ठीक है। तो हेड और नेक के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सेरिबेलम ये जो है कट हो गया अपना ऑप्शन, किडनी का ये सार्कोमा नहीं है और स्केलेटल बोन का सार्कोमा नहीं है। तो स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं उनके फंक्शनिंग में अगर डिस्टर्बेंस अगर अपने को मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की अपने को ज़रूरत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद कार्डियोमायोपैथी, कि एक पेशेंट है कार्डियोमायोपैथी का, द नर्स फाइंड दैट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हैज डिक्रीज फ्रॉम 145 टू 110 mmHg, कि 145 से 110 रह गया है, डिक्रीज हो गया है ब्लड प्रेशर। एंड द हार्ट रेट हैज़ राइज फ्रॉम 72 टू 96 बीट पर मिनट, और हार्ट रेट जो है वो हो गई है इंक्रीज, ठीक है। द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ पीरियोडिक डिजी स्पेल, और जो है पेशेंट बार बार ये कह रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस महसूस हो रहा है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, तो नर्स जो है वो क्लाइंट को क्या कहेगी? इंक्रीज फ्लूइड दैट आर हाई इन प्रोटीन, कि आपको वो फ्लूइड ज़्यादा लेना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, या फिर आपको फ्लूइड जो है वो कम कर देना है, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड कर देना है। ऑप्शन सी कह रहा है फोर्स फ्लूइड एंड रीअसेस ब्लड प्रेशर, कि उसको जो है फ्लूइड जो है वो देना है और फिर दोबारा से जो है ब्लड प्रेशर लेना है। ऑप्शन डी आपको कह रहा है लिमिट फ्लूइड टू नॉन कैफीन बेवरेज, और साथ में जो है आपको फ्लूइड जो है वो लिमिट कर देना है, साथ में कैफीन बेवरेज जो है वो भी लिमिटेड कर देने हैं। तो देखो जो है कार्डियोमायोपैथी जो है उसमें, चाहे वो ये जो है यहाँ डिजीज़ है कार्डियोमायोपैथी, बट अपने सिम्टम्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करना है। सिम्टम्स जो है वो कह रहा है कि उसकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है और हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है। तो देखो ये ऑर्थोस्टैटिक जो हाइपोटेंशन है उनके फीचर हैं। किसके फीचर हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कि अगर बीपी जो है वो 15 mmHg से अगर ज़्यादा कम हो जाए, या हार्ट रेट जो है वो 15% से ऊपर अगर बढ़ जाए, तो वो कंडीशन होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है उसमें हम हमेशा क्या करते हैं? फ्लूइड देंगे रसफुली, और फिर जो है दोबारा बीपी जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे फ्लूइड, तो रेस्ट्रिक्ट वाले दोनों ऑप्शन कट गए, बी और डी। ए जो है हाई प्रोटीन वाला फ्लूइड देंगे, ये कोई स्पेशल नहीं है, तो ऑप्शन ए भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा? रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, फोर्स फ्लूइड एंड रीअसेस द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 3.5, कि एक पेशेंट जो है उसका जो है सीरम लेवल है 3.5 है। द क्लाइंट इज प्लेस्ड ऑन ए कार्डियक मॉनिटर एंड रिसीव 40 मिली इक्वलेंट पोटेशियम क्लोराइड इन 1000 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर IV। और उसको हमने क्या किया है
कि 1000 ml के D5 में 40 मिली इक्वलेंट पोटेशियम डाल के हम उनको IV इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पैटर्न इंडिकेट दैट द नर्स हैज़ इन्फ्यूजन शुड बी डिसकंटिन्यूड। तो उसको कार्डियक मॉनिटर पे ऐसी कौन सी चीज़ दिखेगी, कौन से ऐसे वाइटल दिखेंगे जिससे कि उसको जो है जो इन्फ्यूज़न जो हम दे रहे हैं 40 मिली इक्वलेंट वाला वो स्टॉप कर देना है। तो देखो मीन्स स्टॉप कब करना है, देखो यहाँ पे लेवल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज रिसीविंग डिगॉक्सिन 0.25 mg डेली एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिटर्न ए न्यू ऑर्डर टू गिव मेटाप्रोलोल 25 mg BID। कि एक पेशेंट जो है ऑलरेडी डिगॉक्सिन ले रहा है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको एक्स्ट्रा में मेटाप्रोलोल और लिख दिया है। कितना लेना है उसको, 25 mg
दिन में 2 बार लेना है, बीडी लेना है। असेसिंग द क्लाइंट प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन, तो एक नर्स ये मेडिसिन देने से पहले पेशेंट को असेस कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो एक नर्स इनमें से कौन से साइन सिम्टम देखेगी कि वो डॉक्टर को इमीडिएट इन्फॉर्म करेगी। तो देखो, डिगोक्सिन जो है वो ब्लड प्रेशर कम करती है, ठीक है। साथ में मेटाप्रोलोल और दे दिया है उसको, जो कि ये भी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई है, ठीक है। और ऑलरेडी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है, 94/60 आ रहा है, मीन्स बीपी उसका ऑलरेडी कम है। हार्ट रेट 76 आ रहा है, तो ये नॉर्मल रेंज में है, 60 से 100 होता है नॉर्मल। यूरिन आउटपुट 50 ml, ये भी नॉर्मल रेंज में है। 30 से 50 ml होता है, ये भी नॉर्मल रेंज में है। और रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल रेंज में है। तो यहाँ पे एक अब नॉर्मल चीज़ है, और वो क्या है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मेटाप्रोलोल जब हम देंगे तो और कम होगा, तो वहाँ पे सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर के चांसेस रहेंगे। इसीलिए जो है, जैसे ही बीपी उसको कम दिखेगा स्क्रीन पे, तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है इन्फॉर्म करेगी, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगी। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स प्रैक्टिसिंग इन ए मैटरनिटी सेटिंग रिकॉग्नाइज दैट द पोस्ट मेच्योर फिटस इज एट रिस्क ड्यू टू, कि एक नर्स जो है वो मैटरनिटी क्लिनिक पे है और वहाँ पे एक पोस्ट मेच्योर जो है उसका वो फिटस जो है उसका असेसमेंट कर रही है। तो इनमें से क्या चीज़ वो रिकॉग्नाइज करेगी कि किस चीज़ के लिए वो रिस्कफुल है। पहला है एक्सेसिव फिटल वेट, कि फिटल वेट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है, पोस्ट मैच्योरिटी है तो। लो ब्लड शुगर, या फिर ब्लड शुगर जो है वो लो है। डिप्लीशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट, कि बच्चे के जो सबक्यूटेनियस फैट है वो डिप्लीट हो गई है। प्रोग्रेसिव प्लासेंटल इंसफिशियंसी, या फिर जो प्लासेंटा है वो धीरे 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 इंसफिशियंसी की ओर जा रहा है। तो देखो, फिटल वेट पोस्ट मैच्योरिटी में जैसे जैसे पोस्ट मैच्योरिटी बढ़ेगी फिटल वेट बढ़ेगा, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। ब्लड शुगर जो है लेवल वो लगभग ठीक रहता है, या अगर कम होता है तो इतना कम नहीं हो पाता है, और अगर होता भी है तो एक नॉर्मल फाइंडिंग है, वो हमें पता है कि कम होता है। डिप्लेशन ऑफ द सबग्लूटियन फैट, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है जो पोस्ट मैच्योरिटी में देखने को मिलती है। बट जो है प्लासेंटल इनसफिशियंसी जो है ये मोस्ट कंसर्न है, कि जैसे जैसे पोस्ट मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लासेंटल इनसफिशियंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जो है बेबी जो है उसको पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये अपना हेल्थ कंसर्न है, रिस्क जो है वो यहाँ पे है। तो ऑप्शन जो है वो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ ए 14-year-old गर्ल हु हैज़ BMI ऑफ 18। एक गर्ल की आप हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उसका BMI जो है वो 18 है, ठीक है। द गर्ल रिपोर्ट इनएबिलिटी टू ईट, कि वो खा नहीं पाती है। इंड्यूस्ड वोमिटिंग, साथ में इंड्यूस्ड वोमिटिंग करती है। एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन, और उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। विच ऑफ द वुड मोस्ट लाइकली टू सस्पेक्ट, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है। तो देखो, इनएबिलिटी टू ईट है, इंड्यूस वोमिटिंग कर रही है, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो ये सीधा सीधा आंसर जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर में। साइकेट्री में जो है ईटिंग डिसऑर्डर जो है उसमें सीधा आंसर जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन 1 और 4 जो है वो तो एलिमिनेट कर देने हैं। ऑप्शन बी और सी देखना है, क्या ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है या फिर बुलिमिया नर्वोसा है। तो देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा में जब मोटे होने के डर से खाते ही नहीं हैं, ठीक है, और अगर हल्का फुल्का खा भी लिया है तो उसको वो वॉमिट कर देते हैं। जबकि बुलिमिया नर्वोसा में ऐसा नहीं है। बुलिमिया नर्वोसा में ये है कि एक्सेसिव ज़्यादा वो खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनेबिलिटी टू ईट, कि वो खाना ही नहीं खाना चाहती है या फिर जो है खा नहीं पाती है। तो ये आंसर जाएगा कौन सा, बी, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाम इज मोस्ट यूज्ड टू ट्रीट स्पेस मदर दैट हैव ए स्पेस इन्फेंट, कि रोगाम जो है RH इनकम्पेटिबिलिटी के लिए जो हम देते हैं। RH इनकम्पेटिबिलिटी जब होता है तो उस केस में ये काम में लेते हैं।
और ये तब दिया जाता है जब ऑप्शन ए कह रहा है कि आर एच पॉजिटिव मदर हो, उसके आर एच पॉजिटिव फिटस हो, आर एच पॉजिटिव मदर हो या आर एच नेगेटिव फिटस हो, आर एच नेगेटिव मदर हो और उसका आर एच जो फिटस है वो आर एच पॉजिटिव हो, या आर एच नेगेटिव हो और बच्चा भी जो है वो आर एच नेगेटिव हो। तो ये हमेशा होता है कि जब मदर नेगेटिव हो और उसका बेबी जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, उस कंडीशन में रोगाम जो है वो दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर।